दोस्तों पिछले 4 दिनों से ट्रूडो की जो भारत के द्वारा बैशिंग कह लीजिए, थ्रैशिंग कह लीजिए, धुलाई कह लीजिए, जो हुई है उसका अब नतीजा दिख रहा है। यूएस डिसिप्लिन होता हुआ दिख रहा है। यूएस कह रहा है कि पन्नू केस में भारत के साथ जो कोऑपरेशन है उसको हम अप्रिशिएट करते हैं। जो भारत ने इन्वेस्टिगेशन किया हम उससे सेटिस्फाइड हैं। जी हाँ दोस्तों, ये सारी बात यूएस कह रहा है, आप देख सकते हैं। क्योंकि कल ट्रूडो ने तो कह दिया कि भाई कोई प्रूफ मेरे पास है नहीं। ये सब का सब अगर आप देखें तो इंटेलिजेंस का इंफॉर्मेशन था, प्रूफ कुछ भी नहीं है। अब इसके बाद यूएस क्या कह रहा है जानते हैं? वो कह रहा है कि वी अप्रिशिएट इंडिया कोऑपरेशन। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको बताया था कि जो ट्रूडो के साथ भारत ने जिस प्रकार का डिप्लोमेटिक सर्कल्स में, तो इसको कहेंगे थ्रैशिंग, क्योंकि डिप्लोमेसी में चीजें बड़ी प्यार से रखी जाती हैं। आप देख लीजिए पाकिस्तान के साथ भी हमने ऐसा व्यवहार कभी नहीं किया है। चाइना के साथ इतने प्रॉब्लम होते हैं लेकिन हमेशा से मीटिंग पे मीटिंग पे मीटिंग होती जाती है, पब्लिक में कुछ नहीं आता है, जो है आपस में बैठ के बातचीत हो जाती है। लेकिन ट्रूडो को तो क्या कुछ नहीं कहा। आप लोगों को कल बताया ही था जिसमें मैंने डिस्कस किया है डिटेल में कि इसको कह दिया तुम आतंकवादी पाल रहे हो, सेपरेटिस्ट पाल रहे हो, तुम्हारे कैबिनेट में उनको जगह मिलती है। इसके सिवा तुम्हारे यहाँ, तुम 2018 में हमारे यहाँ आए थे भारत में अपने वोट बैंक पॉलिटिक्स को चमकाने के लिए। हमको सब याद है जब तुम रंग बिरंगे कपड़े पहन के जगह जगह घूम रहे थे इस उम्मीद में कि वोट मिलेगा, लेकिन तुमको तो कुछ भी नहीं मिला। अब इस प्रकार की बात भारत सरकार, छोड़ दीजिए, हम भूल सकते हैं, ऐसा मतलब याद ही नहीं है, रादर कभी हुआ ही नहीं है। भारत सरकार हमेशा डिप्लोमेसी में अपने शब्दों को बड़े ही पोलाइटली, विनम्र रूप में रखती है, जैसा ही बाकी देश भी करते हैं। लेकिन ट्रूडो को एक मैसेज देना था, जैसा मैंने कल डिस्कस किया, और उसी का नतीजा आज दिख रहा है। आप देख सकते हैं, ये अभी का न्यूज है, 7 घंटे पहले डीडी न्यूज में आप देख सकते हैं जस्ट आया है। यूएस कह रहा है वी आर सेटिस्फाइड विद इंडिया कोऑपरेशन, जो पन्नू प्लॉट में हुआ है, पन्नू केस में हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों इन सब पे तो हम चर्चा करेंगे ही करेंगे। इसके सिवा हम जानेंगे कि आखिरकार यूएस और कनाडा के अप्रोच में क्या अंतर था। इसके सिवा यूएस के साथ हमारी जो पॉलिसी, ये सारी चीजें देखने मिल रही हैं, इसके पीछे वुल्फोविट्ज डॉक्ट्रिन है, वो क्या कहता है, और उस वजह से फ्यूचर कैसा होगा, जरा उसको भी हम देखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं मैथ्यू मिलर ने क्या कहा है, आप स्वयं उनके मुंह से ही सुन लीजिए। They did inform us that the individual who was named in the Justice Department indictment is no longer an employee of the Indian government. Are you satisfied with the cooperation with the Indian government? We are satisfied with the cooperation. It continues to be an ongoing process. We continue to work with them on that, but we do appreciate the cooperation, and we appreciate them updating us on their investigation as we update them on ours. दोस्तों इसमें क्या हुआ, आइए जरा एक बार डिटेल में देखते हैं। तो हुआ यूं दोस्तों, पन्नू का असैसिनेशन प्लॉट के बाद यूएस गवर्नमेंट का रिक्वेस्ट आया कि एक इंक्वायरी कमेटी भारत में बैठाई जाए, क्योंकि उन्होंने, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने अपने इंडाइटमेंट में साफ साफ लिखा है इंडियन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, नाम नहीं बताया गया किसी का, CC1 करके ही डायरेक्ट किया गया और कहा गया कि ये जो व्यक्ति हैं इन्होंने ही एक असैसिनेशन प्लॉट प्लान किया था, उसको डायरेक्ट किया था। फिर क्या हुआ, भारत में भी एक इंक्वायरी कमेटी बनाई गई, काफी ज्यादा इससे रिलेटेड यूएस ने इंटेलिजेंस भारत को दिया, और कुछ ऐसे एविडेंस थे जिसके बाद हमें इंक्वायरी कमेटी बनानी पड़ी, और ये इंक्वायरी कमेटी भारत में काम की, और फिर ये वॉशिंगटन डीसी 15 अक्टूबर की बात है जब वो ट्रैवल करके गए। जिसके बाद अगर आप देखें तो एक इन्वेस्टिगेशन तब से पहले भी चल रहा था, और उसके बाद यूएस में जाके इन्होंने केस को डिस्कस किया। कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास जो है वो यूएस को दिया, और यूएस के पास जो इन्फॉर्मेशन है हमने उनसे लिया। आप देख सकते हैं पूरा का पूरा मैटर किस प्रकार से शांति से सॉल्व होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। किसी को सिर्फ और सिर्फ अच्छी चीजें यहाँ से सब लेके जा रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ है, तो यूएस ने कल कुछ कंफर्म किया। पहला कहा, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट स्पोक्सपर्सन मैथ्यू मिलर, जो आप देख रहे थे वीडियो में भी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा बड़ी ही प्रोडक्टिव मीटिंग थी। उन्होंने हमें इन्फॉर्म किया कि हाँ, जो CC1 की आप बात कर रहे हैं वो इंडिविजुअल अब भारत सरकार के लिए काम नहीं करते, भारत ने ये उनको कह दिया है। बाकी हम बहुत सेटिस्फाइड हैं, जो भारत ने हमें कोऑपरेशन दिया है, हमारे साथ जो किया है, आगे भी हम इनके साथ काम करेंगे, लेकिन हम अप्रिशिएट करते हैं जो वो कोऑपरेशन किए हैं, और हमें इसी प्रकार से अपडेट किया उसके लिए भी अप्रिशिएट करते हैं, और वैसे ही हम भी हमारे एंड से जो इन्वेस्टिगेशन होगा उनको भी अपडेट करते रहेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है, जब भी कोई भी केस होता है इस प्रकार का, असैसिनेशन अटेम्प्ट हो गया, इंटेलिजेंस शेयरिंग विच गोज बियॉन्ड जो कोई एक देश कर सकता है, इंटेलिजेंस
ऑपरेशंस, तो उसमें क्या किया जाता है, हमेशा जो व्यक्ति होता है उसके सर पे मड़ के देश अपना रिश्ता आगे बढ़ाते रहते, कहते कि हाँ इसने किया। बाकी देखिए जानते वो भी हैं, जानते हम भी हैं कौन कहाँ पर क्या कर रहा है। बाकी इस केस में तो अब मैटर कोर्ट में जाएगा, वहां पे क्या आएगा पता चलेगा, इंडिया क्या कहता है, चीजें हो रही हैं। लेकिन जो यूजुअल प्रोटोकॉल है, बिना रिश्तों को खराब किए चीजों को कैसे मैनेज करना है, वो यही आपको देखने मिल रहा है। तो यूएस क्लियरली वो भी चाहता तो कनाडा की तरह कन्फ्रंटेशनल अप्रोच रख सकता था, लेकिन एक बात क्लियर हुई है कल से या फिर मतलब जो पूरा का पूरा भारत का अप्रोच रहा है कनाडा को लेके, तो यहाँ पे एक चीज क्लियर है कि यूएस गवर्नमेंट फर्दर इंडिया यूएस टाइज पर अब प्रेशर नहीं डालना चाह रही। वो ऑलरेडी कनाडा को उसे सपोर्ट करना पड़ा निज्जर केस में, इंडिया को कहा कि आप सीरियसली लीजिए पूरा मैटर, और उसके बाद इंडिया के साथ भी मीडिया ने कवर किया, देखो यूएस तो कनाडा का साथ ले रहा है। लेकिन एक बात समझना होगा, यूएसए को कनाडा का साथ लेना ही पड़ेगा। कनाडा उसका नेबर है, एंग्लोस्फीयर में है, ओपन बॉर्डर रखता है। इतना ही नहीं, अगर आप देखें तो कनाडा और यूएस की इकोनॉमिक इंटरकनेक्टेडनेस है, और फाइव आइज के दोनों ही हैं, और कनाडा कहीं ना कहीं यूएस के द्वारा ही प्रोटेक्टेड है, उसी के द्वारा वो चल रहा है। कनाडा का खुद का तो कुछ है नहीं। तो समझ लीजिए जैसे एक भूटान है, दूसरी तरफ हम हैं, तो भूटान के लिए हमें हर तरफ मदद करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। चाइना ने प्रयास किया था भूटान में घुसने का, तो हम क्या किए थे आपको मालूम है, किस प्रकार से डोकलाम में हम खड़े थे। तो इस तरीके से आपको एक चीज क्लियरली दिख रही है कि यूएस ने कनाडा को सपोर्ट किया, उसके बाद कहीं ना कहीं मीडिया में मसाला आ गया कि देखो इंडिया यूएस टाइज बिगड़ रहे हैं। तो उसके बाद इसके द्वारा अगर आप देखें तो मैसेज दिया गया है, और कि रिश्ते अभी भी पहले जैसे हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो इंडिया ने एक मैसेज दे दिया है यूएस को कि आप हमें कॉर्नर नहीं कर सकते। अगर आप सोचते हैं कि हमारे ऊपर दबाव बनाएंगे तो भूल जाइए, इट विल बूमरैंग। तो कनाडा वाले पूरे के पूरे प्रकरण से ये सबको समझ आ गया है कि कुछ रेड लाइंस हैं, उसको पार किसी भी हालत में नहीं करना है। जो ट्रूडो बैशिंग हुई है उससे एक डिसिप्लिन हमने एंग्लोस्फीयर में इनकलकेट करवाया है विद रिस्पेक्ट टू आर सर्टेन रेड लाइंस, जिनको आपको किसी भी हालत में पार नहीं करना। तो अब दोस्तों जरा देखते हैं यूएस और कनाडा के अप्रोच में क्या अंतर था। देखिए कनाडा का जो अप्रोच था बिल्कुल शॉर्ट साइटेड है, क्योंकि ट्रूडो इसको अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे थे। यहां पे अगर आप देखें तो कोई स्ट्रेटेजिक गेन नहीं था कनाडा के लिए, वो केवल और केवल इस प्रकार से मैटर को बड़ा करना अपनी पॉलिटिकल रोटी सेकने के लिए था। ट्रूडो अगर आप देखें तो लेबर पार्टी के जो एमपीज चाइना के साथ, उनके इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ जो लिप्त रहे हैं, चाइना से उनको पैसा गया है जिसके द्वारा वो चुनाव लड़े हैं। इतना ही नहीं, अगर आप देखें तो चाइनीज एजेंसीज ने ही मैन पावर भी दिया था जो इनके लिए एज एन इंटर्न काम कर रहे थे, लेबर पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स। तो इस प्रकार से तो क्लियरली सीएसआईएस ने सबके सामने रखा है कि 2 चुनाव ट्रूडो ऐसे ही जीते हैं। तो इस पूरे मैटर से डिफ्लेक्शन उनको चाहिए था इस वक्त, तभी ठीक अगर आप देखें तो फॉरेन इंटरफेरेंस कमीशन जो था उसकी बैठक हुई, उसके पहले ही इंडिया वाला कार्ड खेला ताकि चाइना वाला मैटर ज्यादा ना उठे। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो वो प्रो खालिस्तान वोटर बेस को भी अपने तरफ खींचना चाह रहा है। तीसरी तरफ अगर आप देखें तो ट्रूडो स्वयं एक कू फेस कर रहे हैं अपने ही लेबर पार्टी के मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट से, तो इसीलिए वो एक सपोर्ट अपने पीछे लाने का प्रयास कर रहे थे कि देखो मैं इस मुश्किल घड़ी में हूं, इंडिया के साथ कन्फ्रंट कर रहा हूं, क्या मुझे तुम अकेला छोड़ दोगे। तो ये सब उनका पॉलिटिकल गेन था। यहां पे यूएस ने डेफिनेटली फाइव आइज इंटेल कोऑपरेशन के अंतर्गत इंटेलिजेंस कनाडा को दिया था, जिसके बेसिस पे वो पूरी की पूरी कहानी शुरू हुई है। लेकिन यूएस भी सॉर्ट ऑफ टेकन अबैक था जब ट्रूडो ने उसको इस प्रकार से यूज कर लिया। उसको उम्मीद थी कि प्राइवेटली इंडिया को कॉर्नर करने के लिए ट्रूडो इसे यूज करें, जो कि वो चाहते थे, क्योंकि वो चाहता है, यूएस चाहता है कि इंडिया को पोक करो लेकिन एट द सेम टाइम रिश्ते इतने खराब मत कर दो कि कोऑपरेशन ना हो पाए, हमारा रिश्ता भी खराब होने लगे। तो ट्रूडो ने लेकिन अपनी पॉलिटिकल रोटी सेकने के लिए इस मैटर को पब्लिक बनाया। वो बात से यूएस उतना संतुष्ट नहीं था। तो इस वजह से अगर आप देखें तो कनाडा का पूरा अप्रोच शॉर्ट साइटेड था। यहां पे यूएस का अप्रोच अगर आप देखें तो वो स्ट्रेटेजिक पर्पस के लिए इंडिया को पोक करता है, उसका लॉन्ग गेम है। यूएस चाहता है इंडिया के साथ रिश्ते रहें, कोऑपरेट करें, मिल के चाइना के राइज को रोकें या फिर पीसफुल राइज में तब्दील करें। हम चाहते हैं पीसफुल राइज, वो तो चाहते हैं रोक दें। तीसरा अगर आप देखें तो
इस पूरे प्रकरण में यूएस चाहता है उसके पास लीवर्स बने रहे भारत के खिलाफ। वो चाहता है कि एक बात वो समझता है कि देखिए, इंडिया अगर एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट में रहा भारत, तो दे हैव रियलाइज्ड इट वेरी वेल, इंडिया किसी वसाल की तरह नहीं रहेगा। जैसे अगर आप देखें तो यूएस के वसाल स्टेट्स जर्मनी हो गए, यूके हो गए। जर्मनी का क्या हुआ आपने देखा, पूरी पूरी मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी है। नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन जो रशिया से आती थी, जो सस्ती गैस उसको दिलवाती थी, जिस वजह से पूरी की पूरी मैन्युफैक्चरिंग वहां की चल पाती थी। क्या हुआ, नॉर्ड स्ट्रीम उड़ा दिया। किसने उड़ाया, जानते आप भी हैं, जानते मैं भी हूं, बोलता कोई नहीं है। तो वो उड़ाने के बाद भी, उसकी अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठाने के बाद भी जर्मनी आज भी यूएस के गुण गाता है। तो इसको वसाल स्टेट कहते हैं। वैसे ही यूके भी है। तो इसी प्रकार से ये बात समझ गया है, इंडिया वसाल तो नहीं होने वाला, इंडिया इज टू बिग। तो यहां पे क्या किया जाए, तो यहां पे वो कार्ड कैरी करता है खालिस्तान का, कश्मीर का, जिसके द्वारा जब भी गवर्नमेंट स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी परस्यू करे, रशिया के साथ रिश्ते रखे, ईरान के साथ रखे, कोई हॉट कन्फ्रंटेशन विद चाइना ना करे। यूएस बड़ा चाहता था कि इंडिया चाइना में एक हॉट कन्फ्रंटेशन हो, चाइना के ऊपर दबाव बने, एटलीस्ट ताइवान का जो प्लान है वो और पोस्टपोन होता जाए। इंडिया ने वैसा कुछ नहीं किया। तो इन सब से भी यूएस कहीं ना कहीं थोड़ा परेशान रहता है। तो उस वक्त खालिस्तान, कश्मीर, ये सब कार्ड निकालता है, कहता है कि देखो हमारे पास ये सारी चीजें हैं जिनसे तुम्हारे यहाँ इंस्टेबिलिटी और ये सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, यूएस की जो डॉक्ट्रिन है वो है वुल्फोविट्स डॉक्ट्रिन। ये यूएस के अंडर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस थे पॉल वुल्फोविट्स, उन्होंने बनाया था पोस्ट कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर जब खत्म हो जाता है, यूएस सुपर पावर नहीं अब हाइपर पावर बन जाता है, उस समय की बात है जब ये डॉक्ट्रिन बना था। ये न्यूयॉर्क टाइम्स में 1992 में लीक हो जाता है और इसके बाद जो यूएस के अलाइज हैं वो भी कहीं ना कहीं सदमे में आ जाते हैं। वैसे तो आना नहीं चाहिए था। हेनरी किसिंजर ने बड़ी अच्छी बात कही है, आप मुझे कमेंट में अवश्य बताइएगा। तो उस वुल्फोविट्स डॉक्ट्रिन की अगर आप बात करें, वो कहता है कि अब जब सोवियत यूनियन टूट चुका है, यूएस इज दी हाइपर पावर, तो अमेरिकन सुप्रीमेसी एट ऑल कॉस्ट पोस्ट सोवियत वर्ल्ड में बने रहना चाहिए। कहीं भी कोई भी राइवल इमर्ज होगा उसको हम हटाएंगे। अगर अलाइज भी हैं तो उनको भी टारगेट किया जाएगा। इसके सिवा अलाइज को अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाया जाएगा। जितने भी अलाइज हैं एंश्योर करवाएंगे वो डिफेंस सिस्टम अपना ना बना पाए, अमेरिकन मैन्युफैक्चर्ड हार्डवेयर पर वो निर्भर करें। अब दोस्तों इस प्रकार से ये वुल्फोविट्स डॉक्ट्रिन है। तो यहां पे अगर आप देखें तो यूएस इसी को परस्यू कर रहा है। आज जब यूएस इंडिया को पार्टनर बना रहा है तो चाइना को कॉर्नर करना चाह रहा है, क्योंकि चाइना इसी यूएस के ग्रोथ को चैलेंज कर रहा है। अगर यूएस को हाइपर पावर से अब कोई नीचे लाएगा तो वापस से कोई बराबरी कर सकता है, तो शॉर्ट रन में वो चाइना है। ये यूएस अच्छे से जानता है, इसलिए इंडिया के साथ कोऑपरेट कर रहा है। लेकिन यूएस ये भी जानता है लॉन्ग रन में आज जो चाइना यूएस के साथ कॉम्पीट कर रहा है वो इंडिया भी करने वाला है। तो वो तब की तैयारी भी अपने पास रख रहा है। कश्मीर हो गया, खालिस्तान हो गया, अन्य प्रकार के डिवाइड्स भारत में बनाना ऑन दी बेसिस ऑफ कास्ट लाइन, आर्टिफिशियल आर्यन द्रविडियन, ये सब जो करते हैं, ये सब के सब अमेरिकन इंस्टीट्यूट्स, अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में अलग अलग ह्यूमैनिटीज के नाम पे रिसर्च करके जबरदस्ती फंडिंग करवाई जाती है। तो इस प्रकार से इंडिया के खिलाफ जो लीवर्स हैं वो तैयार रखने यूएस के लिए आवश्यक है। आज नहीं, 15 साल बाद, 20 साल बाद ये काम आएगा। क्योंकि आप देखें, अगर ग्रोथ प्रोजेक्शन देखें तो इसमें क्लियरली दिख रहा है 2050 का ग्रोथ प्रोजेक्शन है, जिसमें गोल्डमैन सैक्स का ये प्रोजेक्शन है। आप देख सकते हैं 2050 तक यूनाइटेड स्टेट्स 37 ट्रिलियन पे होगा, चाइना 41.9 ट्रिलियन पे होगा। तो चाइना तो यूएस को पछाड़ देगा। लेकिन अब क्या किया है यूएस ने, इसीलिए चाइना के साथ काफी एसेंशियल टेक्नोलॉजीज ट्रांसफर नहीं होने दे रहा ताकि उसका ग्रोथ रुके। लेकिन भारत के साथ उसको तैयारी करनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं फ्यूचर में यदि इंडिया उसे चैलेंज करता है तो उसकी तैयारी वो कर रहा है। एक बात यूएस अच्छे से जानता है कि कल को इंडिया उसका कॉम्पिटिटर हो सकता है, अनलेस अनटिल चाइना ऑलरेडी यूएस को ओवरटेक कर जाए, जो कि आपको इस ग्रोथ प्रोजेक्शन मॉडल में दिख रहा है। एक बार चाइना यूएस को ग्रोथ में प्रोसीड कर जाएगा, वैसे ही अगर आप देखें तो मिलिट्री स्टेटस में भी बदलाव आ जाएगा, तो यूएस को वुल्फोविट्स डॉक्ट्रिन बदलना पड़ेगा। उसमें वो चाहेगा कि और भी पार्टनर्स के साथ मिलके जो नंबर 1 है उसको नीचे खींचें, तो वो सारी पॉलिसीज बदलेंगी। खैर, ये पूरी कहानी है इस जो मैटर हुआ है।
उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो, आपको ये एनालिसिस पसंद आई होगी। लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करना ना भूलें। इसके सिवा बहुत जरूरी अनाउंसमेंट है, अकेडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप आपके लिए हम ला रहे हैं 20 अक्टूबर 2024 को सुबह 11 बजे, शाम को 5 बजे। मेक श्योर आप स्कॉलरशिप टेस्ट का हिस्सा बन रहे हैं। 90% तक स्कॉलरशिप मिल रही है अच्छा परफॉर्म करने पर। एस्पिरेंट्स को टॉप एजुकेटर से अवार्ड भी मिल रहा है। इसके सिवा यूपीएससी सीएससी का सब्सक्रिप्शन वापस 24,999 रुपए में आ गया है, जिसमें कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन मिल रहा है। सारे ही बैचेस का एक्सेस मिल रहा है। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो 3 महीने का आपको फ्री मिलेगा, 18 महीने का लेंगे तो 4 महीने का फ्री मिलेगा, ताकि आपका 2025 का टारगेट पूरा हो जाए, 2026 का भी वैसे ही टारगेट पूरा हो जाए। इसके सिवा दोस्तों आपको बताना चाहूंगा बहुत सारे बैचेस हैं। आरंभ बैच है, एक क्लास ही होगी एक दिन में, और उसी में आपका हम सिलेबस कवर करवाएंगे 2026 के लिए। इसके सिवा आगाज बैच है जो कि फाउंडेशन बैच है, बेसिक से स्ट्रॉन्ग आपको लेके जाएंगे, एनसीईआरटी से लेके मजबूत आपको फाउंडेशन बनाना हमारा फोकस होगा। रिपीटर्स बैच है, एडवांस लेवल ऑफ प्रिपरेशन हमारा फोकस होगा। प्रीलिम्स मेंस टेस्ट सीरीज भी है, तो मेक श्योर आप हिस्सा बन रहे हैं इसका। यूज कोड KC10 नीचे दिया गया आपको जो लिंक है उसमें जल्दी से जाएं, जाके एनरोल करें।